हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज मैं आपके लिए जो स्टोरी लेके आई हूँ उसका टाइटल है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। सचमुच में एक सुंदर मन। और ये स्टोरी बेस्ड है एल्बर्ट आइंस्टाइन की लाइफ के ऊपर, जो कि एक महान वैज्ञानिक थे। सो आइए डिटेल में स्टोरी पढ़ते हैं, समझते हैं और डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स भी सीखते हैं। साथ ही में एल्बर्ट आइंस्टाइन की लाइफ के बारे में भी जानकारी हासिल करते हैं। Albert Einstein was born on 14th March 1879 in the German city of Ulm. So इनका जन्म हुआ था 14th मार्च 1879 को जर्मन सिटी में। जर्मन में एक सिटी है, एक शहर है जिसका नाम है उल्म, वहां इनका जन्म हुआ था। विदाउट एनी इंडिकेशन दैट ही वॉज destined destined फॉर ग्रेटनेस। इंडिकेशन मीन्स कोई भी साइन, कोई भी संकेत। तो यहाँ पे लिखा है विदाउट एनी इंडिकेशन, बिना किसी संकेत के, दैट ही वॉज डेस्टीन्ड। और डेस्टीन्ड मीन्स पहले से ही जो हमारी किस्मत में लिखा होता है। सो पहले से ही नियत परिणाम जो होते हैं, फ्यूचर दैट हैज ऑलरेडी बीन डिसाइडेड और प्लान्ड फॉर अस। सो यहाँ पे इस पूरी लाइन का मतलब है कि उनका जन्म जब हुआ था तो उसमें कोई भी संकेत ऐसा नहीं मिला कि उनकी नियति पहले से लिखी गई है कि वो बहुत ही महान बनेंगे, बहुत ही महान साबित होंगे। फॉर ग्रेटनेस मीन्स महानता के लिए। ऑन द कॉन्ट्ररी, इसके विपरीत। कॉन्ट्ररी मतलब इसके विपरीत, ऑपोजिट। हिज मदर थॉट एल्बर्ट वॉज अ फ्रीक। एल्बर्ट आइंस्टाइन की माँ तो ये सोचती थी कि वो है एक फ्रीक। फ्रीक मीन्स कि वो बहुत ही अजीब है। यहाँ पे फ्रीक है कि वो बहुत अजीब है, असाधारण है। टू हर हिज हेड सीम्ड मच टू लार्ज। सो उनको क्या था, हिज हेड मतलब कि अपने बेटे का सिर, उनको ऐसा लगता था कि वो बहुत ही बड़ा सिर है उसके बेटे का, इसलिए वो कहते थे कि वो तो बिल्कुल असाधारण है, अजीब है। किसी ने ये नहीं सोचा था कि बड़े होकर इतने ग्रेट साइंटिस्ट बनने वाले हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन। तो बचपन की बातें बताई गई है यहाँ पे। एट द एज ऑफ 2.5, जब वो 2.5 साल के थे, आइंस्टाइन स्टिल वॉजेंट टॉकिंग, तो अभी भी उन्होंने बात करना शुरू नहीं किया था। व्हेन ही फाइनली डिड लर्न टू स्पीक, और जब उन्होंने आखिरकार सीखा बोलना। यहाँ पे देखिए लर्न मतलब सीखना, उससे पहले हमने डिड लगाया है। सो जब भी हम डिड लगाते हैं बेस वर्ब के साथ, वो होता है एम्फेसिस देने के लिए, जोर देने के लिए उस बात पर। ठीक है, उस वर्ब पर जोर देने के लिए हम लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पे बोला गया है व्हेन ही फाइनली डिड लर्न टू स्पीक, तो जब उन्होंने आखिरकार सीखा, असल में सीखा, और वो भी है बोलना सीखा। ही अटर्ड एवरीथिंग ट्वाइस, तो उन्होंने एक ही शब्द को दोहराया, दो दो बार बोला। आइंस्टाइन डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद अदर चिल्ड्रन, और आइंस्टाइन को ये भी नहीं पता था कि दूसरे बच्चों के साथ कैसे बर्ताव करना है, कैसे खेलना है। एंड हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग, और उसके जो सहपाठी थे, दोस्त लोग थे, वो उसको कहते थे ब्रदर बोरिंग के नाम से उसको बुलाते थे। यहाँ इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा है कि ब्रदर बोरिंग मतलब बोरिंग भाई के नाम से उसको बुलाते थे। सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ, इसलिए इसी में उनको अच्छा लगता था कि इससे तो अच्छा है कि अकेले ही खेलो। ठीक है, तो यंगस्टर जो है, वो बच्चे जो थे, एल्बर्ट आइंस्टाइन जब छोटे थे तो अपने आप से खुद से ही खेला करते थे, किसी की कंपनी में नहीं खेलते थे। मच ऑफ द टाइम मीन्स ज्यादातर वो अकेले ही खेलना पसंद करते थे। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज, और ज्यादातर उनको पसंद आते थे मैकेनिकल वाले खिलौने, जिसमें कुछ नट बोल्ट्स वगैरह हों, मैकेनिकल वाले खिलौने। लुकिंग एट हिज न्यूबॉर्न सिस्टर माजा, एक बार जब उन्होंने अपनी नई, जब उनकी बहन पैदा हुई घर में, जिसका नाम माजा था, लुकिंग एट मतलब देखते हुए अपनी बहन को जो कि नई नई पैदा हुई थी, ही इज सेड टू हैव सेड, ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने कहा था। ठीक है, यहाँ पे क्या मतलब बनेगा, ही इज सेड, ऐसा कहा जाता है, टू हैव सेड कि उन्होंने ये कहा, फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स, कि ठीक है ये मेरी बहन है लेकिन इसके पहिए किधर हैं। क्योंकि क्या है, बचपन में उन्होंने अभी तक किसके साथ ज्यादातर खेला है, मैकेनिकल टॉयज, जिसमें कि पहिए, नट बोल्ट्स, इंजन, ये सब होता है, सेल्स वगैरह से चलते हैं वो। तो उन्होंने क्या पूछा कि ये तो ठीक है मेरी बहन है लेकिन इसके पहिए किधर है, क्योंकि उनको अपनी बहन भी एक खिलौने की तरह लग रही थी। अ हेडमास्टर once told his father that what Einstein chose as a profession would not matter,
एक बार हेडमास्टर ने उनके स्कूल के उनके पिताजी से बोला, आइंस्टाइन के फादर से बोला कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा पेशा ये चुनेगा। चोज सेकंड फॉर्म में है, कौन सा पेशा आइंस्टाइन चुनेगा, बिकॉज ही विल नेवर मेक अ सक्सेस एट एनीथिंग। वो कभी भी किसी भी काम में सफल नहीं हो पाएगा। ये हेडमास्टर का कहना था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा पेशा बड़े होकर ये चुनेगा, आइंस्टाइन तो असली में किसी भी काम में सफल नहीं हो पाएगा। क्योंकि हमने अभी अभी तक जो पढ़ा है कि बचपन में वो थोड़े स्लो थे, ना उनके कोई फ्रेंड्स बनते थे, बातें भी उन्होंने इतनी देर में करना सीखा, तो वो थोड़े अजीब तरीके का उनका बिहेवियर था। ये देखते हुए हेडमास्टर ने उनके बारे में ये बोला, ही विल नेवर मेक अ सक्सेस एट एनीथिंग, कि ये बच्चा कभी भी किसी भी काम में सफल नहीं हो पाएगा, और पेशा ये जो भी चुने इससे क्या फर्क पड़ता है। आइंस्टाइन बिगैन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6। जब वो 6 साल के हुए तो उन्होंने वायलिन बजाना शुरू किया, बिकॉज हिज मदर वॉन्टेड हिम टू, उनकी माँ चाहती थी इसलिए। ही लेटर बिकेम अ गिफ्टेड एमेचर वायलिनिस्ट, तो उसके बाद वो बने एक, गिफ्टेड मीन्स प्रतिभाशाली, एमेच्योर मीन्स शौकिया तौर पर जो कोई काम करता है, तो ये अपने शौक से उन्होंने शुरू किया था बजाना। गिफ्टेड मतलब प्रतिभाशाली, एमेच्योर मीन्स शौकिया, और वायलिनिस्ट वायलिन बजाने वाले वो बने। मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ, और इन्होंने जीवन भर अपने इस कौशल को बनाए रखा वायलिन बजाने का। बट एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट अ बैड प्यूपिल, लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन बचपन में भी एक बुरे बच्चे या बुरे शिष्य नहीं थे। He went to high school in Munich, where Einstein's family had moved when he was 15 months old. He went, वो गए हाई स्कूल में जो कि म्यूनिक में था। अब म्यूनिक भी एक जगह है जो कि जर्मनी में है। वेयर आइंस्टाइन्स फैमिली हैड मूव, जहां पर आइंस्टाइन का परिवार शिफ्ट कर गया था व्हेन ही वाज 15 मंथ्स ओल्ड, जब वो 15 महीने के थे। एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, और वो हर सब्जेक्ट में, ऑलमोस्ट लगभग हर सब्जेक्ट में ही अच्छे मार्क्स, अच्छे अच्छे अंक स्कोर करते थे, लाते थे। आइंस्टाइन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन। हेटेड मीन्स नफरत करते थे। रेजिमेंटेशन का मतलब होता है ऑर्डर और डिसिप्लिन टेकन टू एन एक्सट्रीम, मतलब बहुत ज्यादा डिसिप्लिन उनके स्कूल में था और ये उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। आइंस्टाइन हेटेड इट, वो नफरत करते थे स्कूल के बहुत ज्यादा डिसिप्लिन एनवायरनमेंट से, एंड ऑफन क्लैश्ड विद हिज टीचर, और अक्सर ही अपने शिक्षकों के साथ उनका झगड़ा भी हो जाता था। एट द एज ऑफ 15 आइंस्टाइन फेल्ट so stifled there that he left the school for good. अब 15 साल की जब उनकी उम्र हुई, स्टाइफल्ड का मतलब होता है कि सफोकेटेड, जैसे कि दम घुट रहा हो, सांस ना आ रही हो, अच्छा नहीं लगता, अनेबल टू ब्रीथ। सो उस स्कूल में आइंस्टाइन को इतना दबा हुआ महसूस हुआ कि उन्होंने स्कूल ही छोड़ दिया, और फॉर गुड इस फ्रेज का मतलब होता है हमेशा के लिए, उन्होंने हमेशा के लिए स्कूल ही छोड़ दिया, स्कूल जाना ही छोड़ दिया। द प्रीवियस ईयर एल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव्ड टू मिलान। पिछले साल ही, प्रीवियस ईयर पिछले साल, एल्बर्ट के माता पिता हैड मूव्ड, वो शिफ्ट हो गए थे, टू मिलान। मिलान जो है वो इटली में एक सिटी है। एंड लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव्स, और अपने बच्चे को उन्होंने रिश्तेदारों के पास छोड़ दिया। आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड डिस्कशन, प्रोलॉन्ग्ड मीन्स लंबी चौड़ी, डिस्कशन है चर्चा, आफ्टर बाद में, एक लंबी चौड़ी चर्चा के बाद आइंस्टाइन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड। आइंस्टाइन गॉट हिज विश, यहाँ पे मतलब है कि आइंस्टाइन की इच्छा पूरी हुई, टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन, अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए, इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड, जर्मन भाषी स्विट्जरलैंड में, इन अ सिटी विच वॉज मोर लिबरल देन म्यूनिक, एक ऐसा शहर जो कि म्यूनिक के मुकाबले ज्यादा लिबरल था। और लिबरल का मतलब है विलिंग टू अंडरस्टैंड, रिस्पेक्ट ईच अदर्स ओपिनियंस। इसको टॉलरेंट भी बोल सकते हैं कि अलग अलग मतों और अलग अलग व्यवहारों के प्रति जो पॉजिटिव सोच रखता है। तो यहाँ ऐसा एनवायरनमेंट नहीं था जैसे पहले उनको म्यूनिक में मिला था, जहां पे उनका दम घुटता था। तो यहाँ पे उन्होंने अपनी शिक्षा को जारी रखने का निर्णय किया। आइंस्टाइन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स।
हाईली गिफ्टेड का मतलब है बहुत अधिक प्रतिभाशाली थे मैथमेटिक्स गणित में, मैथ्स के सब्जेक्ट में, एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स और भौतिकी, फिजिक्स में भी उनकी रुचि थी, उनको लगाव था, फिजिक्स और मैथ्स उनके फेवरेट सब्जेक्ट्स थे। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल, और जब उन्होंने स्कूल फिनिश किया, ही डिसाइडेड टू स्टडी एट अ यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक। तो उन्होंने फैसला किया यूनिवर्सिटी में पढ़ने का, जो कि ज्यूरिक में थी। ये जगह भी स्विट्जरलैंड में ही है। But science wasn't the only thing that appealed to the dashing young man with the walrus mustache. Mustache. So यहाँ पे कहा गया है science wasn't the only thing. सिर्फ साइंस ही कोई ऐसी चीज नहीं थी that appealed to the dashing young man, जिसने की आकर्षित किया इस आकर्षक युवक को। डैशिंग यंग मैन, सो अभी तो ये यंग है काफी, तो आकर्षक युवक को सिर्फ साइंस ही चीज नहीं थी जिसने की आकर्षित किया अपनी तरफ। अ मैन विद वॉलरस मुस्टाश। अब वॉलरस का मतलब है कि अ लॉन्ग थिक ड्रूपिंग मुस्टाश, मूछें। अब जैसे कि आप फोटो में देख सकते हो, घनी और थोड़ी नीचे को ऐसे लटकी हुई मूछें, ये बोलते हैं वॉलरस मुस्टाश। और ये है आइंस्टाइन 1900 एट द एज ऑफ 21, ठीक है, सन 1900 में। और ये है आइंस्टाइन इन 1955 एज वी रिमेम्बर हिम नाउ। अब आजकल हम उनको इस फोटो में, मतलब जैसे वो यहाँ पे है उस रूप में हम लोग ज्यादातर जानते हैं। और मुस्टाश हो गया मूछें। ही ऑल्सो फेल्ट अ स्पेशल इंटरेस्ट इन अ फेलो स्टूडेंट, तो साथ पढ़ने वाली एक स्टूडेंट थी, उसमें भी उनको रुचि महसूस हुई। ही ऑल्सो फेल्ट अ स्पेशल इंटरेस्ट, एक विशेष रुचि महसूस हुई साथ पढ़ने वाली एक छात्रा से, मिलेवा मैरिक, ये उसका नाम था, मिलेवा मैरिक। whom he found to be a clever creature, जिसको उन्होंने पाया कि वो थी एक स्मार्ट और चतुर लड़की। दिस यंग सर्ब had come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees. यंग सर्ब मतलब सर्बिया की रहने वाली ये युवा लड़की हैड कम टू स्विट्जरलैंड, ये स्विट्जरलैंड आई थी बिकॉज द यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक, क्योंकि यहाँ पे जहां वो आई है इस यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक वॉज वन ऑफ द फ्यू इन यूरोप, वो यूरोप में वन ऑफ द फ्यू, केवल कुछ यूनिवर्सिटीज में से एक थी, वेयर वीमेन कुड गेट डिग्रीज, जहां पर महिलाओं को डिग्रीज मिल सकती थी, पढ़ाई में डिग्रीज मिल सकती थी। Einstein saw in her an ally against the Philistines. Philistines. तो आइंस्टाइन को मिलेवा मैरिक में एक दोस्त मिला, ठीक है। एलाई मीन्स अ फ्रेंड और एन एसोसिएट, एक दोस्त मिला अगेंस्ट द फिलिस्टाइंस। नाउ फिलिस्टाइंस मीन्स अ वर्ड which is used disapprovingly to talk about people who do not like art literature. So कह सकते हैं कि कला, साहित्य, संगीत, इन सब चीजों में जो इंटरेस्ट नहीं रखते, रुचि नहीं रखते। तो यहाँ पे बोला गया है those people in his family and at university with whom he was constantly at odds. तो पूरी लाइन का भी आपको मतलब समझाती हूँ, देखिए। तो आइंस्टाइन को मिलेवा मैरिक में मिला एक दोस्त, एक सहयोगी, जो कि फिलिस्तीनियों के खिलाफ था, उनसे बिल्कुल अलग था। और यहाँ पे वो कौन है, फिलिस्तीन्स, इंग्लिश में इसको बोलेंगे फिलिस्टाइंस। दोज पीपल इन हिज फैमिली, उसके परिवार के वो लोग, एंड एट द यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में भी वो लोग, विद whom ही वॉज कॉन्स्टेंटली एट ऑड्स, जहां पर वो इन लोगों के साथ हमेशा अपना मतभेद बना के रखते थे, या इन लोगों के साथ जहां पे हमेशा उनका लगातार मतभेद रहता था, उनके आइडियाज नहीं मिलते थे। लेकिन अब मिलेवा के आने के कारण उसको उसमें एक अच्छा दोस्त मिला। दोनों के इंटरेस्ट बिल्कुल सेम थे, एक जैसे थे। द कपल फेल इन लव, तो इसलिए ये जोड़ा जो है वो प्रेम करने लगा, प्यार में पड़ गए दोनों। लेटर्स सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स। लेटर्स सर्वाइव मतलब जो दोनों ने एक दूसरे के लिए लव लेटर्स लिखे होंगे,
तो वो वाले पत्र अभी भी सर्वाइव मीन्स अभी भी है, मौजूद है, जीवित है, मीन्स रखे गए हैं बचा के, इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स, जिसमें कि उन्होंने अपने प्यार को शब्दों में ढाला है। मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस, और विज्ञान को कोमलता के साथ मिक्स किया है, क्योंकि इस लेटर के थ्रू हम देख सकते हैं साइंटिस्ट्स की एक अलग ही पर्सनालिटी। दोनों के दोनों, मिलेवा और आइंस्टाइन, दोनों को साइंस में बहुत रुचि थी, लेकिन जब वो प्यार में पड़े तो उन्होंने एक दूसरे के लिए लव लेटर्स भी लिखे। Wrote Einstein, "How happy and proud I shall be when we both have brought our work on relativity to a victorious conclusion." How happy, मैं कितना खुश, and proud, गर्व से भरा होऊंगा, I shall be, होऊंगा, when we both have brought our work, जब हम दोनों के दोनों अपने काम को ले आएंगे, ऑन रिलेटिविटी, मतलब कि रिलेटिविटी के ऊपर वो दोनों के दोनों काम कर रहे थे, तो जब हम अपने काम को ले आएंगे टू अ विक्टोरियस कंक्लूजन, विक्ट्री से बना है विक्टोरियस विच मीन्स विजयी, और कंक्लूजन है निष्कर्ष। हम दोनों मिलके जब रिलेटिविटी के ऊपर कोई थ्योरी लेकर आएंगे तो वो कितना अच्छा पल होगा, और मैं कितना खुश होऊंगा और कितना गर्व से भरा होऊंगा उस टाइम पे। In 1900, at the age of 21, Albert Einstein was a university graduate and unemployed. अब 21 साल की उम्र में और 1900 ईस्वी में एल्बर्ट आइंस्टाइन ग्रेजुएट हो गए, स्नातक डिग्री उन्होंने ले ली, और अनएम्प्लॉयड मीन्स अभी नौकरी में नहीं लगे थे, बेरोजगार थे। ही वर्कड एज अ टीचिंग असिस्टेंट, तो उन्होंने काम किया, पढ़ाई पढ़ाया लोगों को टीचिंग असिस्टेंट के रूप में, गेव प्राइवेट लेसन्स और प्राइवेट ट्यूशंस भी पढ़ाई, एंड फाइनली सिक्योर्ड अ जॉब इन 1902, और फिर सन 1902 में उन्होंने एक जॉब उनको मिल गया एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट। आखिरकार उनको जब जॉब मिला 1902 में, तो वो मिला एक टेक्निकल एक्सपर्ट का, तकनीकी विशेषज्ञ का, इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न। अब बर्न स्विट्जरलैंड में है, यहीं पे एक पेटेंट ऑफिस में उनको नौकरी मिल गई। While he was supposed to be assessing other people's inventions. Supposed to be means उनको ऐसा करना था, और assessing है आंकलन करना, other people's invention दूसरे लोगों की खोज को उनको आंकलन करने का जॉब मिला था, खोज और आविष्कारों को आंकलन करने का जो उनका जॉब था। तो while he was supposed to be assessing other people's inventions, सो अब उन्हें अन्य लोगों के आविष्कारों का आंकलन करना था। आइंस्टाइन वॉज एक्चुअली डिवेलपिंग हिज ओन आइडियाज इन सीक्रेट, तो हो क्या रहा था यहाँ पे इस ऑफिस में, आइंस्टाइन खुद भी डिवेलपिंग मीन्स विकसित कर रहे थे हिज ओन आइडियाज, अपने खुद के विचार, इन सीक्रेट मीन्स गुप्त रूप से, वो भी अपनी थ्योरी पे साथ साथ काम कर रहे थे, और उनका काम इस ऑफिस में था कि दूसरे लोगों के जो आविष्कार है उनका आंकलन करना। ही इज सेड to have jokingly called his desk drawer at work the Bureau of Theoretical Physics. Jokingly मतलब मजाक में, he is said to have, ऐसा माना जाता है कि उन्होंने कहा था मजाक में अपने डेस्क ड्रॉर, जो उनकी टेबल लगी हुई थी उसमें जो एक ड्रॉर था, ठीक है, जिसके जैसे कि स्टडी टेबल के अंदर एक ऐसे एक खाना होता है जिसमें कि हम ऐसे खींच के खोलते हैं, दराज बोलते हैं जिसको। सो यहाँ पे ऐसे माना गया है कि मजाक में उन्होंने एक बार अपने डेस्क, अपने जो टेबल में एक दराज थी, एट वर्क, अपने काम के प्लेस में, उन्होंने कहा था उसको ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स। थ्योरेटिकल फिजिक्स जहां पे उनकी खुद की खोज चल रही थी उसका ब्यूरो, तो ये उन्होंने मजाक में अपने खुद के टेबल, स्टडी टेबल को के ड्रॉर को ऐसा कहा था। अब देखिए ब्यूरो का मतलब ऐसे होता है कि एन ऑफिस फॉर कलेक्टिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग न्यूज इंफॉर्मेशन, तो यहाँ पे जो वो दूसरों की इन्वेंशंस आती है जिसका आंकलन किया जाता है वो तो वो करते ही है, साथ साथ वो अपने काम भी कर रहे हैं जिसमें वो अपनी थ्योरीज के ऊपर काम कर रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने मजाक में क्या बोला, ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स। सो अपने स्टडी टेबल की ड्रॉर में यहाँ पे वो अपने सीक्रेट आइडियाज रखते थे, तो इसलिए उन्होंने ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स इसको नाम दिया मजाक में। वन ऑफ द फेमस पेपर्स ऑफ 1905 वाज
आइंस्टाइन्स स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी। अब फेमस पेपर्स मतलब बहुत ही प्रसिद्ध पेपर्स 1905 में जो निकले वो थे आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट। सो एब्सोल्यूट का मतलब होता है मेजर्ड इन इटसेल्फ, नॉट इन रिलेशन टू एनीथिंग एल्स। तो ये थ्योरी रिलेटिविटी, ये तो साइंस का सब्जेक्ट है, तो ये मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी। इसमें सिर्फ जो इंग्लिश का कॉन्सेप्ट है वो समझा दूंगी। दैट आइंस्टाइन की जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी वो 1905 में प्रकाशित हुई, फेमस पेपर्स, अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, ये उन्होंने बोला। इंडीड वास्तव में टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम इफ दे कम टुगेदर अगेन आफ्टर अ जर्नी if one of them has been moving very fast relative to the other। तो यहाँ पे रिलेटिविटी की थ्योरी है, वो कह रहे हैं कि दो चीजें, दो परफेक्ट एक्यूरेट क्लॉक्स जिसमें दो घड़ियां जिसमें कि सही बिल्कुल सेम टाइम दिखाया जा रहा है, लेकिन वो आगे भी सेम नहीं दिखाया जाएगा अगर दोनों की दोनों वापस आती हैं। इफ दे कम टुगेदर अगेन आफ्टर अ जर्नी, एक यात्रा के बाद, ठीक है, जिसमें कि वन ऑफ देम, एक उनमें से बहुत ही तेज स्पीड में चल रही हो एज कंपेयर टू द अदर, दूसरे के मुकाबले। तो जब वो वापस आएगी और तब दोनों क्लॉक का टाइम देखा जाएगा तो वो सेम नहीं होगा। फ्रॉम दिस फॉलोड द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फॉर्मूला विच डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी। सो इसी से निकला ये वाला फॉर्मूला E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, जिसमें कि मैथमेटिकल इक्वेशन है E स्टैंड्स फॉर एनर्जी, M फॉर मास, C फॉर द स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम। तो ये साइंस वाले स्टूडेंट्स को ज्यादा जानकारी होगी इसके बारे में। यहाँ पे मजाक में आइंस्टाइन ने कुछ लिखा है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के नीचे, व्हेन यू सिट विद अ नाइस गर्ल फॉर 2 आवर्स इट सीम्स लाइक 2 मिनट्स। जैसे कि अगर कोई आप अच्छी लड़की के साथ 2 घंटे बैठ जाते हो तो लगता है कि अरे 2 ही मिनट तो बैठा था, 2 घंटे बैठ गया, मतलब कि 2 घंटे कब गुजर गए पता ही नहीं लगा। वेन यू सिट ऑन अ हॉट स्टोव फॉर 2 मिनट्स इट सीम्स लाइक 2 आवर्स। लेकिन अगर आप एक जलते हुए स्टोव पे बैठ जाओ 2 मिनट के लिए तो लगेगा कि 2 घंटे से बैठा हुआ हूँ। इट सीम्स लाइक 2 आवर, दैट इज रिलेटिविटी। यही रिलेटिविटी है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ये तो मजाक में समझाते हुए, इस इक्वेशन को समझाते हुए उन्होंने बोला है। While Einstein was solving the most difficult problems in physics, his private life was unraveling। So जब आइंस्टाइन सॉल्व कर रहे थे सबसे मुश्किल प्रॉब्लम फिजिक्स में, तो उनकी खुद की जो व्यक्तिगत जिंदगी थी वो क्या हो रही थी, अनरेवलिंग मीन्स वो खराब, बद से बदतर बन रही थी, स्टार्टिंग टू फेल। अनरेवलिंग मीन्स उलझ रही थी उनकी जिंदगी। Albert had wanted to marry Mileva right after finishing his studies। अब क्यों ये बोला गया है, क्योंकि एल्बर्ट ने, वो चाहते थे शादी करना मिलेवा से अपनी पढ़ाई को खत्म करने के तुरंत बाद, राइट आफ्टर मतलब तुरंत बाद। बट हिज मदर वॉज अगेंस्ट इट, लेकिन उनकी माँ जो थी वो इसके खिलाफ थी। शी थॉट मिलेवा हु वॉज 3 years ओल्डर देन हर सन। उनके हिसाब से क्या था कि जो मिलेवा थी वो 3 साल पहले तो बड़ी थी उनके बेटे से, मीन्स एल्बर्ट आइंस्टाइन के मुकाबले मिलेवा उनसे 3 साल बड़ी थी। वॉज टू ओल्ड फॉर हिम, और वो काफी बड़ी थी उनके मुकाबले। शी वॉज ऑल्सो बॉदर्ड बाय मिलेवाज इंटेलिजेंस, और वो बॉदर्ड मतलब परेशान थी, चिंतित थी, मिलेवाज इंटेलिजेंस मिलेवा की बुद्धिमानी से। तो इससे उनको परेशानी हो रही थी, क्योंकि उनके हिसाब से वो अपने मन में सोच रही होंगी घर का ध्यान कैसे करेगी, क्योंकि ये तो बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की है और उनसे उम्र में भी बड़ी है। शी इज अ बुक लाइक यू, हिज मदर सेड। उनकी माँ ने आइंस्टाइन को क्या बोला, तुम्हारी तरह से ही ये एक किताब की तरह है, मीन्स बहुत इंटेलिजेंट है, जितने इंटेलिजेंट तुम हो तुम्हारी तरह ही ये भी एक किताब की तरह है, मतलब नॉलेज से भरी हुई है। ये आइंस्टाइन की मदर ने उनको बोला, इसीलिए वो उसके खिलाफ थी शादी के। आइंस्टाइन पुट द वेडिंग ऑफ। सो पुट ऑफ मतलब स्थगित कर दी उन्होंने, देर के लिए टाल दी अपनी वेडिंग, अपनी शादी। द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903। आखिरकार इस जोड़े ने शादी करी जनवरी 1903 में, एंड हैड 2 sons, उनके 2 बेटे हुए। बट अ फ्यू years लेटर, लेकिन कुछ सालों के बाद, द मैरिज फॉल्टर्ड। फॉल्टर्ड का मतलब है कि बिकेम वीक, कमजोर पड़ गई उनकी शादी की डोर। मिलेवा मीनवाइल वॉज लूजिंग हर
intellectual ambition and becoming an unhappy housewife. So मीनवाइल मीन्स इसी बीच मिलेवा जो है वॉज लूजिंग मतलब खो रही थी इंटेलेक्चुअल एम्बिशन. इट मीन्स महत्वाकांक्षी, एम्बिशन हो गया महत्वाकांक्षी, इंटेलेक्चुअल हो गया बौद्धिक, बुद्धिमानी से रिलेटेड. अब क्योंकि दो बच्चे हो गए तो घर में बैठना पड़ता होगा, इतना टाइम नहीं मिलता होगा पढ़ने का. सो शी वॉज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन, वो अपनी बौद्धिक महत्वाकांक्षा जो है वो खो रही थी. एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ, और एक दुखी गृहिणी बनती जा रही थी. क्योंकि इतना इंटेलिजेंट कोई हो और बहुत टाइम उसका बिना कुछ काम करे व्यतीत हो रहा हो तो फ्रस्ट्रेशन आने लग गया उनकी लाइफ में, मिलेवा की लाइफ में. आफ्टर इयर्स ऑफ कांस्टेंट फाइटिंग द कपल फाइनली डिवोर्स्ड इन 1919. इयर्स मतलब वर्षों की लगातार लड़ाई के बाद, कांस्टेंट लगातार लड़ाइयों के बाद द कपल फाइनली डिवोर्स, इस जोड़े ने आखिरकार तलाक ले लिया 1919 में. डिवोर्स मतलब तलाक ले लिया आपस में. आइंस्टाइन मैरिड हिज कजन एल्सा द सेम ईयर, और आइंस्टाइन ने अपनी कजन जिसका नाम की एल्सा था उससे शादी कर ली सेम ईयर, इसी साल 1919 में उन्होंने अपनी कजन एल्सा से शादी कर ली. सो कजन का मीनिंग होता है चाइल्ड ऑफ योर अंकल और आंट. आइंस्टाइन्स न्यू पर्सनल चैप्टर coincided with his rise to world fame. पर्सनल चैप्टर यहाँ पे है कि उनकी लाइफ का व्यक्तिगत चैप्टर, अध्याय. और कौन सा अध्याय है कि अभी अभी उनकी शादी हुई है. तो इनका जो नया ये पर्सनल अपनी लाइफ का ये अध्याय था, चैप्टर था. कोइंसाइडेड मीन्स एक ही समय घटनाएं होना. टू हैपन एट द सेम टाइम एज समथिंग एल्स, तो उसने कोइंसाइड किया विद हिज राइज टू वर्ल्ड फेम, उनकी वृद्धि में, उनकी बढ़ोतरी में. टू वर्ल्ड फेम मतलब विश्व में प्रसिद्ध होने के लिए. सो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि उनके जीवन का, आइंस्टाइन के जीवन का जो ये व्यक्तिगत अध्याय था कि उनके अभी भी शादी हुई थी, ये उनकी विश्व प्रसिद्धि में वृद्धि के साथ मेल खाता है. In 1915 he had published his General Theory of Relativity. अब 1915 में उन्होंने प्रकाशित किया अपनी ये वाली थ्योरी जो कि रिलेटिविटी के ऊपर थी, which provided a new interpretation of gravity. Interpretation, gravity. Gravity means गुरुत्वाकर्षण, और इंटरप्रिटेशन है एक नई समझ, नई व्याख्या. सो ये उनकी जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी उसने गुरुत्वाकर्षण की एक नई व्याख्या प्रदान करी. एन एक्लिप्स ऑफ द सन, eclipse of the sun in 1919 brought proof that it was accurate. accurate मतलब बिल्कुल सही, बिल्कुल सटीक. eclipse होता है ग्रहण और प्रूफ है सबूत. सो 1919 में जो सूर्य ग्रहण लगा था तो वो इस बात का प्रमाण लेकर आया कि ये जो है बिल्कुल सही है, उनकी इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बिल्कुल सही है. इट वॉज एक्यूरेट, बिल्कुल सटीक है. आइंस्टाइन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस द एक्सटेंट टू विच द लाइट फ्रॉम फिक्स्ड स्टार्स वुड बी डिफ्लेक्टेड थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड. डिफ्लेक्ट मतलब होता है कि चेंज द डायरेक्शन बिकॉज इट हिट समथिंग, किसी चीज में टकराने के कारण अपनी डायरेक्शन चेंज कर देना. उन्होंने पहले से ही हैड करेक्टली कैलकुलेटेड, गणना कर ली थी, कैलकुलेट कर लिया था, हिसाब लगा दिया था करेक्टली, सही तरीके से, इन एडवांस मतलब पहले से ही. द एक्सटेंट मतलब किस हद तक, टू विच द लाइट फ्रॉम द फिक्स स्टार्स, स्थिर जो हिलते नहीं है, स्थिर तारों से जो प्रकाश होता है वो किस हद तक वुड बी डिफ्लेक्टेड मतलब कि कितना डिफ्लेक्ट होगा, कितना अपना डायरेक्शन चेंज करेगा थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण. द न्यूज़पेपर्स प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज अ साइंटिफिक रेवोल्यूशन. अखबारों ने भी प्रोक्लेम मीन्स प्रचारित किया उनके काम को एज अ साइंटिफिक रेवोल्यूशन, वैज्ञानिक क्रांति के रूप में. सो अखबारों ने भी उनके इस काम को एक वैज्ञानिक क्रांति के रूप में प्रचारित किया.
आइंस्टाइन रिसीव द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921। सो इस साल में 1921 में आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला फिजिक्स में, फिजिक्स सब्जेक्ट में। ही वॉज शावर्ड विद ऑनर्स एंड इन्विटेशन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। शावर्ड यहाँ पे है कि बौछारित हुआ, ठीक है, या मिला। तो शावर, उनके ऊपर क्या क्या मिला उनको? ऑनर्स मीन्स सम्मान, इनविटेशंस मीन्स निमंत्रण, ऑल ओवर द वर्ल्ड पूरे विश्व से, एंड लॉडेड मतलब सराहना करना, बाय द प्रेस, प्रेस से भी उनको सराहना मिली। सो आप ऐसे भी बोल सकते हैं उन्हें दुनिया भर से सम्मान और निमंत्रण मिले और प्रेस ने भी उनकी सराहना करी इस काम के लिए, जो कि उनको नोबेल प्राइज भी मिल गया फिजिक्स में उसके लिए। When the Nazis came to power in Germany in 1933, सो अब समय थोड़ा सा बीत चुका है। अब उसके बाद जब नाजीज जो है वो पावर में आए, सत्ता में आए जर्मनी में 1933 में, आइंस्टाइन एमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स। एमिग्रेट मीन्स टू लीव वंस ओन कंट्री एंड गो टू द अदर कंट्री टू लिव, ठीक है, अपना देश छोड़कर विदेश में जाकर बसना, उसको बोलते हैं एमिग्रेट। तो तब क्या किया, जब नाजी सत्ता में आ गए जर्मनी में, तो आइंस्टाइन भी अपना देश छोड़ के चले गए यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में चले गए। 5 years लेटर, यहाँ 33 है अभी, तो 5 साल के बाद कौन सा साल आ जाएगा? 1938 में, ठीक है। 5 years लेटर 1938 की बात हो रही है। द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिशन, जब बर्लिन में न्यूक्लियर फिशन का पता चला। सो बर्लिन जो है वो जर्मनी की कैपिटल है, कैपिटल ऑफ जर्मनी बर्लिन। सो 5 साल के बाद 1938 में जब परमाणु विखंडन की खोज हुई बर्लिन में, इट हैड अमेरिकन फिजिसिस्ट्स इन एन अप्रोर। ये जो फ्रेज है इन एन अप्रोर, इसका मतलब है वेरी अपसेट, मतलब खलबली मच जाना। तो उसकी वजह से अमेरिकी भौतिक विज्ञानी जो थे उनमें खलबली मच गई। Many of them had fled from fascism. उनमें से कई, अब देम यहाँ पे है अमेरिकन फिजिसिस्ट, ठीक है, तो उनमें से कई जो फिजिसिस्ट थे, हैड फ्लेड वो भाग गए थे, फ्रॉम फासिज्म, तो फासिज्म से वो भी भाग गए थे, जस्ट एज आइंस्टाइन हैड, जिस तरीके से आइंस्टाइन ने भी जर्मनी को छोड़ दिया था, वो वहां से आ गए थे और यूएस में बस गए थे। एंड नाउ दे वर अफ्रेड द नाजीज वुड बिल्ड एंड यूज एन एटॉमिक बॉम्ब, और उनको अब डर था इन सभी लोगों को कि नाजीज जो है वो बना सकते हैं और यूज इस्तेमाल भी कर सकते हैं एटॉमिक बॉम्ब का, परमाणु बॉम्ब का। एट द अर्जिंग ऑफ अ कॉलीग, तो अर्जिंग का मतलब है कि आग्रह करना, रिक्वेस्ट करना। जब आग्रह किया एक कॉलीग ने, सहकर्मी ने आइंस्टाइन से, इस पर आइंस्टाइन रोट अ लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट, इस पर उन्होंने एक चिट्ठी लिखी अमेरिकन प्रेसिडेंट के नाम, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। तो इन ये उनका नाम है अमेरिकन प्रेसिडेंट का जो उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ऑन 2 अगस्त 1939। इसमें इस दिन उन्होंने चिट्ठी लिखी, एक लेटर लिखा, इन विच ही वार्नड, जिसमें कि उन्होंने चेतावनी दी, अ सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप, एक अकेला बॉम्ब इस प्रकार का, परमाणु बॉम्ब, एक्सप्लोडेड इन अ पोर्ट, अगर ये एक्सप्लोडेड इन अ पोर्ट मतलब अगर किसी बंदरगाह में वो विस्फोट कराया जाए, माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट, तो वो बड़ी आसानी से डिस्ट्रॉय मतलब तबाह कर सकता है पूरे के पूरे बंदरगाह को, टुगेदर विद सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी, टुगेदर मतलब साथ में तबाह करके, सम ऑफ द कुछ, सराउंडिंग मतलब आसपास की, और टेरिटरी का मतलब है कि कुछ आसपास के क्षेत्र। तो बंदरगाह तो तबाह होगा ही, आसपास के भी कुछ क्षेत्र भी तबाह हो जाएंगे, इतनी पावरफुल होगा वो विस्फोट। तो ये चेतावनी दी उसने उस लेटर में। His words did not fail to have an effect. So उनके जो ये शब्द थे, did not fail मतलब वो नहीं चूके, to have an effect मतलब असर करने से। पूरी लाइन का इसका मतलब है कि उनकी बातें असर करने से नहीं चूकी, समझ में आ गया लोगों को कि हाँ क्या खतरा हो सकता है। The Americans developed the atomic bomb in a secret project of their own. अब हुआ क्या कि अमेरिकन ने खुद ही डेवलप कर दिया, बना दिया एटॉमिक बॉम्ब, परमाणु बॉम्ब को, एक सीक्रेट प्रोजेक्ट में, एक
गुप्त परियोजना के तहत उन्होंने खुद ही एक परमाणु बम बना दिया एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जापानीज सिटीज ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945। और उन्होंने इस परमाणु बम को पहले विकसित किया और उसके बाद इसे जापानी शहरों में, ये दो शहर है हिरोशिमा और नागासाकी, इस पर गिरा दिया अगस्त 1945 में। सो आइंस्टाइन ने तो ऐसे लेटर लिखा था अमेरिकन प्रेसिडेंट को कि इतनी तबाही परमाणु बम कर सकता है, इसलिए वो सावधान रहे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, अमेरिका ने खुद परमाणु बम जो है वो विकसित कर दिया और एक गुप्त परियोजना के तहत। और फिर अगस्त में 1945 में उन्होंने हिरोशिमा और नागासाकी, ये दोनों जो जापान के शहर हैं उसमें इसको गिरा दिया। Einstein was deeply shaken by the extent of the destruction। अब इस बार आइंस्टाइन जो है वो बहुत गहराई से, शेकन मीन्स परेशान हुए, आहत हुए, ठीक है, बहुत गहराई से वो इस बार आहत हुए बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन, इस तबाही की, इस विनाश की व्यापकता से तो वो बहुत ही परेशान हो गए। दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक मिसिव मिसिव टू द यूनाइटेड नेशन। इस बार उन्होंने जो लेटर लिखा वो था पब्लिक मिसिव। मिसिव होता है एक लेटर, स्पेशली लॉन्ग एंड ऑफिशियल, ठीक है, एक सार्वजनिक संदेश, वो उन्होंने लिखा टू द यूनाइटेड नेशन। और इस बार संयुक्त राष्ट्र के लिए ये उन्होंने एक लेटर लिखा, ऑफिशियल लेटर लिखा। इन इट ही प्रपोज्ड द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट। और इस लेटर में उन्होंने प्रपोज मतलब प्रस्ताव रखा, फॉर्मेशन बनाने का, ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट। सो वर्ल्ड गवर्नमेंट एक एडवाइजरी बॉडी है जो कि अलग अलग देशों में कोऑपरेशन, एकता, भाईचारा बना के रखती है। तो ये उन्होंने प्रस्ताव रखा कि ऐसा हमको कुछ करना चाहिए, फॉर्मेशन ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट। अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट, दिस वन मेड नो इम्पैक्ट। अनलाइक मतलब इससे विपरीत, लेटर जो उन्होंने रूजवेल्ट को लिखा था, तो रूजवेल्ट को लिखे गए पत्र के विपरीत दिस वन मेड नो इम्पैक्ट, इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। यूएन के लिए उन्होंने एक ऑफिशियल लेटर, पब्लिक मिसिव तो लिखा, लेकिन इससे कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। बट ओवर द नेक्स्ट डेकेड, डेकेड मतलब 10 सालों के समूह को बोलते हैं डेकेड, 10 years, ड्यूरेशन ऑफ 10 years, ठीक है। ओवर द नेक्स्ट डेकेड, अगले 10 सालों में आइंस्टाइन गॉट एवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स। सो इसका मतलब है एवर मोर इन्वॉल्व मतलब और भी अधिक शामिल होना पॉलिटिक्स में, राजनीति में वो और भी अधिक शामिल हो गए। एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्डअप। एजिटेटिंग मतलब कि आंदोलन करना या किसी चीज के खिलाफ खड़े हो जाना। सो इस बार उन्होंने एजिटेट किस चीज के लिए किया, फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्डअप, मतलब जो हथियारों के जमावड़े को खत्म करने के लिए उन्होंने आंदोलन किया। एंड यूजिंग हिज पॉपुलैरिटी, और अपना जो उसका लोकप्रियता थी, क्योंकि आइंस्टाइन बहुत ही पॉपुलर थे, तो अपनी लोकप्रियता को उन्होंने इस्तेमाल किया टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी। कैंपेन मतलब अभियान चलाने के लिए, पीस शांति के लिए, और डेमोक्रेसी लोकतंत्र के लिए, क्योंकि वो पूरे विश्व में शांति चाहते थे, इसलिए उन्होंने जो उनकी प्रसिद्धि थी, पॉपुलैरिटी पॉपुलैरिटी थी, उनका नाम था, उसका उन्होंने इस्तेमाल किया लोकतंत्र के लिए और शांति बहाल करने के लिए, एक अभियान चलाने के लिए। When Einstein died in 1955 at the age of 76, जब आइंस्टाइन की मृत्यु हुई 1955 में, जब वो 76 years के थे, he was celebrated as a visionary and world citizen। Visionary means a person who can think about the future इन इंटेलिजेंट वे, ठीक है, जिसको कि हम दूरदर्शी भी बोलते हैं। सो जब उनकी मृत्यु हुई तब उनको जाना जाता है, ही वॉज सेलिब्रेटेड मतलब कि उनको जाना जाता है एक विजनरी के रूप में, एक दूरदर्शी के रूप में, एंड वर्ल्ड सिटीजन विश्व नागरिक के रूप में, एज मच एज अ साइंटिफिक जीनियस। साइंटिफिक जीनियस मीन्स जितना उस उनको वैज्ञानिक प्रतिभाशाली या विज्ञान के क्षेत्र में जाना जाता है, उतना ही उनको दूरदर्शी और विश्व नागरिक के रूप में भी जाना जाता है। सो उन्होंने अपने लाइफ टाइम में नाम कमाया साइंटिफिक जीनियस, एक वैज्ञानिक के रूप में प्रतिभाशाली, और इसके साथ साथ
क्योंकि वो विश्व शांति भी चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक और नाम कमाया, एक विजनरी के रूप में, दूरदर्शी के रूप में, और वर्ल्ड सिटीजन्स मीन विश्व नागरिक के रूप में। इसीलिए हमारी स्टोरी भी कहती है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, सचमुच में एक सुंदर मन, क्योंकि न केवल वो अपने बारे में सोच रहे हैं, पूरे विश्व में शांति बहाल करना चाहते हैं। सो आई होप फ्रेंड्स आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर स्टोरी पसंद आई है। एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।